देखो बच्चों, तो आज अपन डील करने जा रहे हैं पैरेलल एलआरसी सर्किट। अपन डील कर चुके हैं कि सीरीज एलआरसी सर्किट में जो जो तीन डिफरेंस केसेस थे उसको अपन डील कर चुके हैं। तो अपन देखने जा रहे हैं पैरेलल एलसीआर सर्किट। देखो, अपन देखें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन अपने को डीसी सर्किट से पता होता क्या है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कोई भी एलिमेंट जुड़ा हुआ है बच्चों, तो होता क्या है कि उनके बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ठीक है, उसके उनके अक्रॉस, हर एक एलिमेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो इक्वल आता है, जो कि सोर्स के इक्वल आता है। जैसे देखो, यहाँ पे एल सी और आर लगा के रखा हूँ, यहाँ सप्लाई वी नॉट साइन ओमेगा टी दिया हूँ, तो यही जो है वोल्टेज हर एक एलिमेंट के अक्रॉस होगा। मैं सपोज कर रहा हूँ कि इंडक्टर से होकर के आई एल करंट फ्लो रहा है, कैपेसिटर से आई सी और आई आर को यहाँ पे अपन देखें तो वी सेम है बच्चों और आई डिफरेंट है। तो हमने बताया था कि आई और वी में जो है फेजर का एडिशन होगा। अगर अपन एसी डील कर रहे हैं तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि वी को अपन कॉमन रखते हुए क्या करेंगे, वी को कॉमन रखते हुए आई का फेजर एडिशन करेंगे। जैसे देखो, आई एल को अपन लिख सकते हैं वी अपॉन एक्सएल, आई सी को वी अपॉन एक्स सी। देखो, वन अपॉन एक्सएल, वन अपॉन एक्स सी और वन अपॉन आर को अपन एक अलग नाम देंगे। वन अपॉन एक्सएल को अपन यहाँ नाम दे रहे हैं एस एल, जिसको एडमिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडमिटेंस, ठीक है। वन अपॉन एक्स सी को एस सी नाम देंगे और वन अपॉन आर को तो जी बोलते ही हैं, कंडक्टेंस। चलो, एस क्या है? एस जो है एडमिटेंस है अलग अलग केस में। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं? फेजर एडिशन कर रहे हैं। तो देखो, मेरा काम है एल का फेजर बनाना, सी का फेजर बनाना और आई का फेजर बनाना, ठीक है। देखो, अब वहां जब अपन सीरीज डील कर रहे थे तो आई को कॉमन करते हुए क्या कर रहे थे? आई को कॉमन करते हुए अपन फेजर का एडिशन कर रहे हैं। देखो, हम क्या कर रहे हैं, जो रेजिस्टेंस का फेजर है बच्चों, उस पे एक एक करके ले जा करके वी को ओवरलैप कराने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, ये रेड वाला जो मार्कर है वो वी है, क्या है? पी है। तो अगर अपन इंडक्टर का फेजर देखें तो ऐसे इसको ले जा करके मैं वी को, अपने को क्या करना है, ये वी एल है और ये आई एल है ना, हरा वाला, अपने को क्या करना है, वी एल को कंबाइन करना है। क्योंकि देखो, वी एल इज इक्वल टू वी सी इज इक्वल टू वी है, तो अपन क्या करेंगे, ऐसे था, इसको ले जाकर ऐसे कर देंगे, तो नीचे आ गया क्या, आई एल नीचे आ गया। सिमिलरली ये देखो, ये वी सी है, ठीक है, ये वी सी है, तो अपन आई सी को जैसे ही कॉमन करेंगे तो वी जो है, जैसे वी सी को कॉमन करेंगे, सॉरी, तो ये ऐसे चला जाएगा। तो आई सी ऊपर क्या जा रहा है बच्चों? तो देखो, आई सी ऊपर है, आई एल नीचे है और वी आर इजिकल टू वी एल इजिकल टू वी लिख रहे हैं, और इधर क्या है बच्चों? इधर ही आई आर है। यहाँ पे कोई दिक्कत है? याद हुए। अब यहाँ से अपन केस बना के एक एक करके डील कर रहे हैं। जो पहला केस है कि एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, तो वन अपॉन एस एल, एक्सएल को लिख सकते हैं इज ग्रेटर देन वन अपॉन एस सी करेंगे तो एस सी इज ग्रेटर देन एस एल आ रहा है। इस केस में आई सी जो है बच्चों वो ज़्यादा आएगा आई एल से, तो आई सी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो इसका जो है नेट जो करंट आएगा वो ऊपर ही आ रहा होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जो करंट आ रहा है वो कैसे आ रहा है, अपन देख पा रहे हैं कि पहले केस में जो है वो क्या है, जो पहला केस है उसमें आईसी जो है बड़ा आ रहा है आईएल से, तो हमारा जो फेजर बनेगा वो ऐसे बनेगा, इधर आई आर और वी बोलो और इधर लिखूंगा आई सी माइनस आई एल। ये देखो, इसका जो नेट आ रहा होगा इसको मैं आई बोल रहा हूँ और ये फाई एंगल बोल रहा हूँ। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि आई जो है वो लीड कर रहा है वी से बाई फाई एंगल, और जहाँ आई लीड करता है बच्चों वैसे सर्किट को अपन क्या बोलते हैं, वैसे सर्किट को अपन कैपेसिटिव सर्किट बोलते हैं। आपको ये बात पता है? तो इस केस में जो सर्किट होगा उसका नेचर जो होगा बच्चों वो कैपेसिटिव होगा। लिखो यहाँ, नेचर जो होगा सर्किट का वो कैपेसिटिव सर्किट होगा। क्या होगा? कैपेसिटिव सर्किट। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये सिंपल सा सर्किट है जो कि कैपेसिटिव नेचर का है। क्या है? कैपेसिटिव नेचर का है। तो आप ऐसे करके एक एक करके केस बना के डील कर सकते हो कि हर एक केस में क्या क्या वैल्यू आ रहा होगा। तो जैसे मैंने बच्चों, जैसे मैंने जब सीरीज का केस डील किया था तो वैसे ही अपन यहाँ भी डील करेंगे। तो मैं इसको फ्रिक्वेंटली डील कर रहा हूँ। देखो,
तो ऐसे सर्किट को अपन कैपेसिटिव बोल रहे हैं, लिख लो। तो देखो वहां पे अपन क्या कर रहे थे, वोल्टेज ट्रायंगल बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फेजर एडिशन किसका हो रहा है बच्चों, करंट का। तो यहाँ पे अपन करंट ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, करंट ट्रायंगल। करंट ट्रायंगल देखें हैं तो देखो जो ट्रायंगल बन रहा है वो आई इधर है, इधर फाई है, इधर आई आर है, इधर आई सी माइनस आई एल है। ठीक है, यहाँ देखो दिक्कत। तो यहाँ से आप tan फाई निकाल सकते हो। tan फाई निकालोगे तो आई सी बाई आई एल डिवाइडेड बाई आई आर आ रहा होगा। ठीक है, तो tan फाई यहाँ से कैसे निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो आई सी को लिख सकते हो वी बाई, ठीक है, क्या वी बाई 1/xc माइनस 1/xl डिवाइडेड बाई 1/r, यहाँ से निकाल सकते हो आसानी से। चलो tan फाई निकालिए। अब करंट की वैल्यू अगर निकालना होगा तो रूट में लेके जाओगे, आई आर स्क्वायर प्लस आई सी माइनस आई एल का स्क्वायर का रूट अंडर निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। चलो यहाँ वहाँ पे अपन देखे थे इम्पीडेंस ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पे एडमिटेंस डील कर रहे हैं, तो यहाँ अपन एडमिटेंस ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एडमिटेंस ट्रायंगल। चलो तो देखो यहाँ पर डील करने जा रहे हैं एडमिटेंस ट्रायंगल। ठीक, चलो तो इधर था G, इधर था SC माइनस SL और ये था Y। ठीक है, ये एडमिटेंस है नेट ना। तो अपन लिख सकते हैं दिस स्क्वायर इज इक्वल टू G स्क्वायर प्लस SC माइनस SL का होल स्क्वायर का ये वैल्यू आएगा। यहाँ से अपन tan फाई निकाल सकते हैं इजीली। tan फाई कितना आ रहा होगा, SC माइनस SL डिवाइडेड बाई G। इसको कैसे लिखा जाता है, 1/xc माइनस 1/xl डिवाइड बाई 1/r। यहाँ से आसानी से जो भी आपको कैलकुलेट करना होगा बच्चों, यहाँ से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, यहाँ से तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हो गया एडमिटेंस ट्रायंगल। अगर अपन इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें, क्या करें, इसी में अगर इंस्टेंटेनियस करंट की बात कर रहे हो तो आसानी से निकाल सकते हो। इंस्टेंटेनियस जो करंट आएगा वो देखो कितना आ रहा होगा। यहाँ पे करंट क्या कर रहा है, करंट लीड कर रहा है। तो अगर आप सप्लाई देते हो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट जो है बढ़ के आ रहा होगा, वो कितना आ रहा होगा, आई नॉट। ठीक है, आई नॉट, उसके बाद साइन ओमेगा टी प्लस पाई आ रहा होगा यहाँ पे। अब यहाँ से आई नॉट तो निकाल सकते हो। आई नॉट की जो वैल्यू आ रहा होगा वो वी नॉट अपॉन जेड आ रहा होगा। आई नॉट की वैल्यू वी नॉट अपॉन जेड आ रहा होगा। ठीक है, या आप ऐसे देते हो वी नॉट इंटू वाई। इसको मैं एडमिटेंस बोला हूँ ना, नेट एडमिटेंस। देखते हैं जब एक्सी जो है एक्सएल से ग्रेटर है, एक्सी को अपन 1/SC लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 1/SL। ठीक है, एससी और एसएल क्या है, एडमिटेंस ना। तो एसएल ग्रेटर, तो इस केस में आईएल जो है ज़्यादा आएगा। तो अगर मैं फिगर से देखूँ तो आईएल माइनस आईसी ये ऐसे आ रहा होगा फिगर। यहाँ देख पा रहे हैं कि जो है आई जो है वोल्टेज से लैग कर रहा है। तो आई जो है जिस सर्किट में लैग करता है बच्चों, उस सर्किट को अपन क्या बोलते हैं, इंडक्टिव नेचर का बोलते हैं ना। अब यहाँ देख लेते हैं अपन करंट ट्रायंगल और एडमिटेंस ट्रायंगल। तो करंट ट्रायंगल देखोगे तो करंट ट्रायंगल आई और आई एल माइनस आई सी आ रहा होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, देखो राइट एंगल ट्रायंगल से दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो आई को लिखा जा सकता है आई आर स्क्वायर प्लस आई एल माइनस आई सी का होल स्क्वायर। tan फाई को लिखा जा सकता है दिस बाई दिस। ठीक है, आई एल को वी अपॉन एक्सएल, वी अपॉन एक्सी, आई सी को ऐसे लिख सकते हैं, या एस एल वी माइनस एस सी वी डिवाइड बाई जी इंटू वी। अगर अपन एडमिटेंस ट्रायंगल देखें तो जी को क्या लिखते हैं 1/r। ठीक है, एस एल को 1/xc माइनस एक्सएल। तो देखो यहाँ पे अगर राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो वाई स्क्वायर को लिख सकते हो जी स्क्वायर प्लस एस एल माइनस एस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इससे tan फाई आपको ये निकल रहा होगा। तो अपन यहाँ देख पा रहे हैं कि जो करंट है बच्चों वो क्या कर रहा है, जो करंट है वो इस बार लैग कर रहा है। तो अगर करंट इक्वेशन लिखोगे, ठीक है, अगर आप इसमें करंट इक्वेशन लिखते हो तो आई को लिखोगे आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन
ओमेगा टी माइनस फाई। फाई निकाल सकते हो, आई नॉट को मैं लिख सकता हूँ वी नॉट अपॉन जेड इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, आसानी से लिख सकता है, फाई को वहाँ से आप निकाल लोगे तो ये इंस्टेंटेनियस करंट निकल जाएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं केस थर्ड की। जो केस थर्ड है उस केस में एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी ले रहे हैं, मतलब 1 अपॉन एस एल इज इक्वल टू 1 अपॉन एस सी। तो यहाँ एस एल इज इक्वल टू एस सी आएगा, ठीक है। तो इस केस में होगा क्या कि आई एल जो है वो आई सी के बराबर होगा। अगर अपन यहाँ फेजर देखें तो फेजर हमने देखा था कि फेजर जो है ऐसे आ रहा था, इधर आई आर था, इधर वी था, इधर आई एल था और इधर आई सी था। जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो ये कैंसिल हो रहा होगा और हम अपने को एक इसका जो रिजल्टेंट फेजर मिल रहा है वो देखो कैसे मिल रहा है। इसका जो रिजल्टेंट फेजर है वो अपने को एक सिंपल सर्किट के जैसा मिल रहा है जो अपन देख चुके हैं। इसका अपन रिजल्टेंट देखें तो देखो इधर वी आर और इधर आई आर आ रहा है। तो ये क्या है, ये केस जो है ये प्योर रेजिस्टिव केस है, ठीक है। चलो पैरेलल एलआरसी सर्किट में, जो पैरेलल एलआरसी सर्किट है उसमें अगर एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो रहा है तो प्योर रेजिस्टिव केस हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो स्टेट है वो है पैरेलल रेजोनेंस स्टेज। क्या है? पैरेलल रेजोनेंस स्टेज। तो ये पैरेलल स्टेज पे अपन ये देख पा रहे हैं कि जो एडमिटेंस है वो मिनिमम होगा और उसकी वैल्यू जो होगा वो जी के बराबर आएगा, अपन देख चुके हैं। चलो अगर एडमिटेंस जो है वो मिनिमम है तो इम्पीडेंस क्या होगा? मैक्सिमम। और इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगा? आर के बराबर। जब इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट मैक्सिमम है बच्चों तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी? करंट की वैल्यू मिनिमम आएगी और वो आएगा ये। तो हमने देखा था कि जब अपन डील कर रहे थे सीरीज एलआरसी सर्किट में तो उस समय जो जेड था वो मिनिमम आ रहा था और उस केस में हमने बताया था कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो बच्चों वो एक्सेप्टर सर्किट है तो ये क्या करेगा, ये जेड मैक्सिमम है तो करंट को क्या करेगा? रिजेक्ट करेगा ना। तो इस केस ये इसको अपन रिजेक्टर सर्किट भी बोलेंगे। चलो कुछ ग्राफ्स देख लेते हैं, कुछ ग्राफ्स देख लेते हैं। जो ग्राफ्स है उसमें जो पहला ग्राफ लेने जा रहा हूँ वो है एडमिटेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। क्या? एडमिटेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो पहला ग्राफ है वो है y वर्सेस फ्रीक्वेंसी, y वर्सेस f। अगर y वर्सेस f का ड्रॉ करते हो कर्व तो देखो ये y है ये f है, इस पे एक मिनिमम आ रहा होगा f इज इक्वल टू एफ आर पे। कितना? f इज इक्वल टू एफ आर पे जो है ये आपको जो एडमिटेंस मिल रहा होगा उसका ग्राफ ऐसे मिल रहा होगा और ये y मीन रहा होगा और y मीन की वैल्यू जो है g के बराबर रहा होगा। जो दूसरा ग्राफ है वो है इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। तो इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व ड्रॉ करते हो तो आपको पता है कि ये मैक्सिमा पे जाएगा। क्या जाएगा? अगर रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे ये मैक्सिमा पे जा रहा होगा, कहाँ जा रहा होगा? ये मैक्सिमा पे जा रहा होगा। ये है जेड मैक्स और जेड मैक्स जो है आर के बराबर है। किसके बराबर है? अगर अपने को इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी पता है तो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो कर्व आएगा वो देखो वो जो मिल रहा होगा यहाँ पे मिनिमम मिल रहा होगा, एफ इज इक्वल टू एफ आर पे जो है मिनिमम करंट मिल रहा होगा, आई मीन। और ये जो ग्राफ बन रहा होगा ये ऐसे बन रहा होगा, ये करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। और अपन निकाल चुके हैं कि आई मीन इज इक्वल टू वी बाई जेड मैक्स आएगा वी, या इसको लिख सकते हैं एडमिटेंस मिनिमम इंटू वी। ये वैल्यू आपको मिल रहा होगा। तो ये ग्राफ है जिसको अपने को जानने की जरूरत है बच्चों ना, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अपन कुछ नोट्स देख लेते हैं। नोट्स में हमने देखा था पहला कि अगर सीरीज एलसीआर सर्किट है,
अगर सीरीज एलसीआर रेजोनेंस सर्किट है तो इस केस में जो इम्पीडेंस था वो जो था वो जो जेड आ रहा था वो मिनिमम आ रहा था। जेड मिनिमम आने का मतलब हुआ कि आई का मैक्सिमम आना। तो ये जो था वो एक्सेप्टर सर्किट था। क्या था? एक्सेप्टर सर्किट था। लेकिन बच्चों यहाँ अगर पैरेलल एलआरसी में अपन देख रहे हैं कि जो इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट आ रहा है, ठीक है, देखो जो पैरेलल एलआरसी सर्किट है, जो पैरेलल एलसीआर सर्किट है, रेजोनेंस सर्किट, ठीक है, रेजोनेंस सर्किट है, यहाँ पे जेड जो है वो मैक्सिमम आ रहा है। जेड मैक्सिमम आने का मतलब मिनिमम करंट फ्लो हो रहा होगा, मिनिमम। तो दैट्स व्हाई दिस सर्किट इज नोन एज रिजेक्टर सर्किट। क्या बोलते हैं इसको? इसको रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पे रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं। अब अपन बात करने जा रहे हैं, जो हेडिंग है वो है पावर इन एसी। क्या बात करने जा रहे हैं बच्चों कि एसी में कौन कौन से पावर डील करते हैं। अपन बात करें तो बेसिकली जो एसी में पावर डील करते हैं वो होता है इंस्टेंटेनियस पावर। क्या होता है? इंस्टेंटेनियस पावर। और जो दूसरा होता है वो होता है एवरेज पावर। क्या होता है बच्चों? एवरेज पावर। इसको अपन एक एक करके देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर जो है क्या। चलो पहला जो बात करने जा रहा हूँ वो है इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, इसको अपन लिख रहे हैं पी इंस्टेंट। देखो पी इंस्टेंट को लिखूंगा वी इंस्टेंटेनियस इंटू आई इंस्टेंटेनियस लिखूंगा। चलो देखो मैं एक जनरल केस ले रहा हूँ वी और आई का। मैं क्या कर रहा हूँ? वी और आई का एक जनरल केस ले रहा हूँ। वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और बच्चों आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई ले रहा हूँ। अगर अपन इंस्टेंटेनियस पावर की कैलकुलेशन करें तो वी आई लिखूंगा, तो इसको लिखूंगा वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको मैं क्या करता हूँ? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और अपने को पता है बच्चों 2 साइन ए और साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है, जहाँ पे मैं ए इसको मान रहा हूँ और बी जो है ओमेगा टी है। तो अगर आप पी इंस्टेंट निकालोगे तो देखो वी नॉट आई नॉट बाई 2, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कॉस जो है इसको इससे घटाते हो तो फाई आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद माइनस कॉस ऑफ इसको जोड़ोगे 2 ओमेगा टी प्लस फाई आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा? ये जो है इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू है। यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू डबल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाइड पावर या सप्लाइड वोल्टेज। सप्लाइड वोल्टेज में जो भी बच्चों सप्लाइड वोल्टेज में अपन जो भी फ्रीक्वेंसी का एसी सप्लाई करेंगे तो इंस्टेंटेनियस पावर की जो वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी की वो डबल आएगी। क्या आएगी? उस केस में वो डबल आ रहा होगा ना। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम क्या करते हैं, एक एक करके केस को डील करते हैं। जैसे इसी केस में मैं पहला केस ले रहा हूँ, अगर मान लो कि प्योर रेजिस्टिव केस है, तब प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो हमने देखा था कि प्योर रेजिस्टिव केस में जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज था, अगर मैं ये देता हूँ तो करंट जो आता है इंस्टेंटेनियस वो सेम फेज में आता है, मतलब डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई इक्वल टू डी। ये जो जनरल फॉर्मूला यहाँ इसको डालोगे तो जो मैं डिराइव करने जा रहा हूँ वही वैल्यू आएगा।
तो देखो अगर आप यहाँ पी इंस्टेंटेनियस निकालते हो तो वी आई आएगा, इसको लिखेंगे वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, साइन स्क्वायर को तोड़ोगे तो आपको ये टू कॉस के फॉर्म में मिल रहा होगा, तो मैं इतना ही रहने देता हूँ और पी इंस्टेंटेनियस को लिखूंगा वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू टी। यहाँ पे कोई दिक्कत, ये है इंस्टेंटेनियस पावर इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। देखो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इफ सोर्स फ्रीक्वेंसी, अगर सोर्स वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी बच्चों मान लो एफ और ओमेगा है, तो पी इंस्टेंटेनियस जो इंस्टेंटेनियस पावर है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 2f और 2 ओमेगा होगी। मतलब अगर मैं सोर्स फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज देता हूँ तो जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो 100 हर्ट्ज होगा। अगर मैं सोर्स वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को 100 हर्ट्ज देता हूँ तो ये 200 हर्ट्ज आ रहा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो देखो जो बी नंबर केस लेने जा रहा हूँ वो है प्योर इंडक्टिव केस। प्योर इंडक्टिव केस, प्योर इंडक्टिव केस में मान लो मैं सप्लाई देता हूँ V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो अपन जानते हैं कि करंट जो है वो लैग कर रहा था, तो मैं इसको लिखता और लैग कर रहा था 90 डिग्री से, इसको अपन एक और तरीके से लिख सकते हैं माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी लिखा जा सकता है, आसानी से लिख सकते हैं। तो अगर इस केस में इंस्टेंटेनियस पावर की कैलकुलेशन करते हो बच्चों तो देखो आपको क्या मिल रहा होगा, P इंस्टेंट इज इक्वल टू माइनस वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी एन टू कॉस ओमेगा टी। मैं इसको जा रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने, तो ये 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी आ रहा होगा। और अपने को पता है 2 साइन थीटा एन टू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। ये फॉर्मूला तो अपन बेसिक मैथ्स में जानते हैं बच्चों। ठीक है, इसको अपन निकालना है तो माइनस वी नॉट आई नॉट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी। देखो फ्रीक्वेंसी कितना हो रहा है, डबल वापस। तो इस केस में भी जो इंस्टेंटेनियस पावर है उसकी फ्रीक्वेंसी डबल आ रही है। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, क्योंकि अपन जानते हैं वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्सएल। यहाँ डालोगे तो इसको लिखोगे वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। यहाँ आई नॉट को रिप्लेस करते हो तो जो आपको पी इंस्टेंटेनियस मिल रहा होगा माइनस पी नॉट स्क्वायर ओमेगा एल साइन 2 ओमेगा टी। यहाँ वापस देख पा रहे हो कि इंस्टेंटेनियस पावर की जो फ्रीक्वेंसी है, इंस्टेंटेनियस पावर की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा आ रही है डबल ऑफ सोर्स फ्रीक्वेंसी। ये बात हमेशा याद रखना, कोई भी केस हो बच्चों, हर एक केस में अगर इंस्टेंटेनियस पावर डील कर रहे हो तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डबल आएगी जितना सोर्स अप्लाई करोगे। याद है कोई दिक्कत। अब मैं सी नंबर केस लेने जा रहा हूँ प्योर कैपेसिटिव सर्किट। क्या लेने जा रहा हूँ, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट को याद करो, अगर अपन वी नॉट साइन ओमेगा टी का सप्लाई देते हैं तो आई कितना आता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लीड करता है करंट 90 डिग्री से। इसको लिखा जा सकता है आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो देखो अपन जानते हैं कि P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट। ठीक है, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, वापस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो मैं पहुंच रहा हूँ इसी फॉर्मूले पे, लेकिन इस बार ये पॉजिटिव आ रहा है। तो याद रखना जो P इंस्टेंटेनियस आएगा ये इतना आ रहा होगा बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको एक और तरीके से रिप्लेस किया जा सकता है वी नॉट अपॉन एक्स सी इज इक्वल टू ओमेगा सी इंटू वी नॉट। तो P इंस्टेंटेनियस को आप लिख सकते हो वी नॉट स्क्वायर बाई एक्सी की वैल्यू डाल लेना आप साइन 2 ओमेगा टी। वापस देखो कोई भी केस है जो इंस्टेंटेनियस पावर की फ्रीक्वेंसी आई है वो सोर्स पावर की फ्रीक्वेंसी के बच्चों हमेशा क्या हो रहा है, सोर्स पावर की फ्रीक्वेंसी के हमेशा जो है वो डबल आ रहा है ना, सोर्स पावर की फ्रीक्वेंसी का हमेशा डबल आ रहा है।
अब जो बात करने जा रहे हैं बच्चों वो है एवरेज पावर की। क्या है? अब जो बात करने जा रहे हैं वो है एवरेज पावर डेसिपेशन की। तो जो दूसरा पार्ट है वो है एवरेज पावर। देखो पी एवरेज को अपन लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से t वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन टी डी टी। क्या हुए? ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है इंटीग्रेशन, लेकिन आईआईटी वाले बच्चे जो होंगे, जेईई मेंस वाले बच्चे, ये मेडिकल वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ पड़ेगा इंटीग्रेशन। इसीलिए मैं डायरेक्ट रिजल्ट पे जा रहा हूँ। अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो आपको वी नॉट आई नॉट बाई 2, ठीक है, उसके बाद जो इसका कैलकुलेशन आपको मिल रहा होगा वो मिल रहा होगा cos फाइव। क्या मिल रहा होगा? cos फाइव। चलो इसको अपन इस ऐसे भी लिख सकते हैं वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। तो जो एवरेज पावर आ रहा है अपने को कितना मिल रहा है? एवरेज पावर जो आ रहा है वो मिल रहा है, देखो वी नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस फाइव इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। चलो कॉस फाइव क्या है? यहाँ कॉस फाइव जो है पावर फैक्टर है, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। देखो आप वी आर एम एस को क्या लिखोगे? वी नॉट अपॉन रूट 2 और आई आर एम एस को क्या लिखोगे? आई नॉट अपॉन रूट 2। मैंने यही चीज़ यहाँ डालो तो वापस मैं यहीं पे पहुँचूंगा। क्या पहुँचूंगा? यहीं पे पहुँच रहा हूँ। तो अपन देख पा रहे हैं कि जो एवरेज पावर है बच्चों वो एंगल बिटवीन या फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई पे भी डिपेंड कर रहा है। क्या कर रहा है? तो आप लिख लो यहाँ पे एवरेज पावर डिपेंड्स ऑन फाई, और फाई का कैलकुलेशन करना अपन जानते हैं, क्योंकि पावर फैक्टर को तो अपन निकाल सकते हैं, आर बाई जेड होता है। तो यहाँ लिख लो आर बाई जेड होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलो इस चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एवरेज पावर आया है वो आया है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। यहाँ है। चलो मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर बना रहा हूँ आई आर एम एस, इधर है वी आर एम एस और ये है फाइव। अगर अपन देखें तो आई आर एम एस का एक कंपोनेंट इधर आ रहा है, ये है आई आर एम एस साइन फाइव, और इधर जो कंपोनेंट आ रहा है वो आ रहा है आई आर एम एस कॉस फाइव। देखो अपन देख पा रहे हैं जो आई आर एम एस कॉस फाइव, जो आई आर एम एस जो करंट का कंपोनेंट है वो अलोंग आ रहा है पी सप्लाइड वोल्टेज के, और ये जो कंपोनेंट आ रहा है वो परपेंडिकुलर आ रहा है। तो ये जो कंपोनेंट है बच्चों करंट के, इसको बोलते हैं इनएक्टिव कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनएक्टिव कंपोनेंट। ऐसा क्यों अपन बता रहे हैं अभी, है? और ये जो कंपोनेंट आ रहा है इसको अपन बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट। ऐसा क्यों? चलो इनएक्टिव क्यों? देखो ये जो करंट का कंपोनेंट है वो सप्लाइड वोल्टेज के परपेंडिकुलर आ रहा है। तो जो करंट का कंपोनेंट सप्लाइड वोल्टेज के परपेंडिकुलर आता है बच्चों, वो जो है सर्किट में पावर डेसिपेशन नहीं करता है। क्या नहीं करता है? वो भागीदारी नहीं लेता है, नो पावर डेसिपेशन। इस करंट के, इस कंपोनेंट ऑफ करंट की वजह से सर्किट में पावर डेसिपेशन नहीं होगा। इस केस में जो है पावर डेसिपेशन हो रहा है, और पावर डेसिपेशन को अपन क्या लिख रहे हैं? ये जो पावर डेसिपेशन है वो है पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस इन टू आई आर एम एस कॉस फाइव। देखो दैट्स वाई जो आर एम एस वैल्यू का कंपोनेंट जा रहा है सप्लाइड वोल्टेज के क्रॉस वो एक्टिव कंपोनेंट है, क्योंकि इस कंपोनेंट के चलते सर्किट में पावर का डेसिपेशन हो रहा है बच्चों, लेकिन यहाँ पे पावर का डेसिपेशन नहीं हो रहा है। तो अपन यहाँ देखें
तो एवरेज पावर जो होगा वो क्या होगा, जो एवरेज पावर होगा वो होगा वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। तो ये वो करंट है, ये वो करंट का कंपोनेंट है जो पावर का डिसिपेशन करने में मददगार है सर्किट में। इसीलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जो है ये। देखो एक और बात आपको यही समझा देना चाहता हूँ कि करंट का वो कंपोनेंट जो सर्किट में पावर का डेसिपेशन नहीं करता है उसको वाटलेस करंट बोलते हैं। तो दिस करंट इज नोन एज वाटलेस करंट। क्या होता है, इसको अपन वाटलेस करंट बोलेंगे, वाटलेस करंट लिख लिया है ना। इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे वाटलेस करंट। द कंपोनेंट ऑफ करंट विच डजंट टेक पार्ट इन पावर डिसिपेशन ऑफ द सर्किट इज नोन एज वाटलेस करंट। तो अपन यहाँ देखें तो वाटलेस करंट को कैसे निकाल सकते हैं। देखो अगर यहाँ देखोगे तो वाटलेस करंट को अगर आपको कैलकुलेशन करना हो तो मैं लिख दे रहा हूँ आई वाटलेस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू साइन फाइव। ठीक है, आई आर एम एस को क्या लिख सकते हो, आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस बाई जेड इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट 2 टाइम्स जेड। यहाँ से आप आई आर एम एस का कैलकुलेशन कर सकते हो और आप tan फाइव से फाई निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, tan फाइव से फाई निकाल सकते हो। चलो तो आपको ये बात समझ में आ गया कि वाटलेस करंट क्या है। अब अपन डालो वाटलेस करंट, वाटलेस करंट कि वाटलेस करंट जो है बच्चों होता क्या है। मैं बताया था कि करंट का वो कंपोनेंट बच्चों जो हीट का डिसिपेशन सर्किट में ना करे उसको क्या बोलोगे, वाटलेस करंट। लिखो द कंपोनेंट ऑफ करंट which doesn't dissipate the power या doesn't play the role in dissipation of power in the circuit। वाटलेस जो करंट है दिस इज इनएक्टिव कंपोनेंट, दैट्स वाई इनएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट, इनएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट। ये करंट का जो है इनएक्टिव कंपोनेंट है। क्या, करंट का इनएक्टिव कंपोनेंट है। देखो मैंने क्या देखा था, इधर आई आर एम एस, इधर वी आर एम एस, वी आर एम एस के अलोंग एक कंपोनेंट जा रहा था आई आर एम एस कॉस फाई। इधर क्या जा रहा था, परपेंडिकुलर, वो जा रहा था आई आर एम एस साइन फाई। ठीक है, तो ये जो है, ये जो कंपोनेंट है आई आर एम एस साइन फाई ये परपेंडिकुलर है वी के, तो परपेंडिकुलर वी का तो ये जो कंपोनेंट है करंट का इससे कोई पावर का डेसिपेशन नहीं होगा। ठीक है, तो अपन देख पा रहे हैं कि आई आर एम एस कॉस फाई, देखो यहाँ अपन देख पा रहे हैं कि आई आर एम एस कॉस फाई is in the phase with supplied voltage जो मैंने सप्लाई वोल्टेज दिया है एसी का तो उसके वो फेज में आ रहा है। ठीक है, दैट्स वाई दिस इज एक्टिव कंपोनेंट which plays a role in power dissipation in the circuit। ठीक है, एक्टिव कंपोनेंट क्यों, क्योंकि इस करंट के चलते पावर का डिसिपेशन हो रहा है। लेकिन अपन देखें आई आर एम एस साइन फाइव दिस इज इन फेज ऑफ पाई बाई 2 या 90 डिग्री विथ सप्लाइड वोल्टेज। तो इसको इनएक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनएक्टिव कंपोनेंट मतलब वाटलेस करंट। क्या है, वाटलेस करंट। क्यों, क्योंकि पावर डिसिपेशन में अपनी भागीदारी नहीं निभाता है।
तो अगर अपन आई वाटलेस देखें तो आ रहा है आई आर एम एस साइन फाई। अगर वाटलेस करंट आपको निकालना है, सवाल में दिया हुआ है, तो दो काम करना होगा, आई आर एम एस निकालना होगा, वी आर एम एस डिवाइड बाई जेड, मतलब वी नॉट अपॉन √2 इंटू जेड, ये होगा इंटू, और एक और काम है फाई का कैलकुलेशन, tan फाई निकालना पड़ेगा यहाँ से। जैसे ही फाई निकाल लोगे सर्किट से, tan फाई निकल जाएगा, तो फाई निकलेगा और आई आर एम एस निकलेगा, उसको वैल्यू पुट करोगे तो वाटलेस करंट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बच्चों? वाटलेस करंट निकल जाएगा। चलो, अब जो अगला टॉपिक है वो है पावर फैक्टर, कि पावर फैक्टर होता क्या है। ठीक है, ये होता क्या है बच्चों कि जो पावर फैक्टर होता है वो रिलेटिव इंफॉर्मेशन देता है एक्चुअल पावर और अपरेंट पावर का। याद रखना, इट गिव्स द रिलेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट अपरेंट पावर, एक्चुअल पावर लिख लो पहले, एक्चुअल पावर एंड अपरेंट पावर। अब ये क्या होता है? देखो, तो पावर फैक्टर को आप लिखोगे एक्चुअल पावर डिवाइडेड बाय अपरेंट पावर। क्या लिखोगे? अपरेंट या वर्चुअल पावर। ठीक है, अपरेंट पावर। एक्चुअल पावर तो आप देख चुके हो कितना आता है, आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस कॉस फाई, और वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस जो होता है, ये जो होता है बच्चों, ये होता है अपरेंट पावर। तो पावर फैक्टर यहाँ से निकल के आ रहा है कॉस फाई के बराबर, जो अपन देख चुके थे। अगर पावर फैक्टर की बात करें तो ये दो पावर का क्या है, रेशियो है। तो ये जो होगा ये यूनिट लेस होगा एंड डायमेंशन लेस होगा। क्या होगा? यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। ये बात तो आपको याद रखनी पड़ेगी। याद रखना, जो पावर फैक्टर होता है उसकी जो वैल्यू आती है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में आती है। क्या होता है? पावर फैक्टर जो है हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई करता है। ठीक है, चलो एक छोटा सा सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि ऐसा सवाल दिया हुआ है, उसका डाटा देख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, सवाल ऐसा है, एक L है और एक R है, इसको हमने AC सप्लाई दे रखा है। जो AC सप्लाई L की वैल्यू जो है वो 0.7 हेनरी है, और ये 220 वोल्ट है बच्चों। ये 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अपने को गिवन है। क्या? 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अपने को गिवन है। आपको पूछा ये है, पहला जो पार्ट है इसमें, कि फेज निकालो। फेज मतलब फाई का कैलकुलेशन। दूसरा जो पूछा है कि वाटलेस करंट बताओ। क्या बताओ? वाटलेस करंट बताओ। मैंने आपको बताया था कि अगर AC का रिप्रेजेंटेशन, AC सोर्स का रिप्रेजेंटेशन वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के साथ है तो ऑलरेडी RMS वैल्यू गिवन है। क्या है? ऑलरेडी RMS वैल्यू गिवन है। चलो इसका सोल्यूशन करते हैं। इसका सोल्यूशन करेंगे तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले XL निकालेंगे। XL क्या होता है? ओमेगा L। ओमेगा मतलब 2 पाई f इंटू एल। 2 इंटू पाई की वैल्यू में लिखता हूँ 22/7 इंटू एफ की वैल्यू लिख रहा हूँ 50 इंटू एल की वैल्यू लिखता हूँ 0.7। यहाँ से इसको कट करोगे तो इसकी जो वैल्यू आ रही होगी बच्चों, ये 220 वोल्ट, सॉरी 220 ओम आ रहा होगा, जो कैलकुलेट करना। ठीक है, ये है। फेज क्या निकाले थे? ये अगर आप फेज निकालते हो तो फेज क्या होता है? tan फाई। चूंकि ये RL सर्किट है तो अपन XL अपॉन R लिखते हैं। XL की वैल्यू 220 डिवाइड बाई
220, ये कैंसिल हुआ, 1 आ रहा है। tan की वैल्यू 1 कब होती है? जब फाई जो है वो π/4 होगी, मतलब 45 डिग्री हो, अगर 45 डिग्री हो। चलो अब अपने को जो निकालना है वो निकालना है वाटलेस करंट। वाटलेस करंट के लिए कौन कौन सा डाटा चाहिए? आई वाटलेस निकालना है तो अपन आई वाटलेस का फॉर्मूला जानते हैं, आई आर एम एस इंटू साइन फाई। फाई तो निकाल लिया है, आई आर एम एस को लिख दूंगा वी आर एम एस, तो वी आर एम एस डिवाइडेड बाई एक्स एल, ठीक है, इंटू साइन फाई। चलो यहाँ से निकालोगे तो 220 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 220 डिवाइडेड बाई, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये आ रहा है। तो आप इसको निकालोगे तो 220, एक्सेल की वैल्यू कितना निकाल के रखे हो? एक्सेल की जो वैल्यू निकाल के रखे हो वो निकला हुआ है 220 के बराबर ना, एक्सेल की वैल्यू 220 के बराबर निकला हुआ है। तो यहाँ पे जेड निकलो, यहाँ पे जेड निकालोगे तो जेड की जो वैल्यू, यहाँ पे जेड आएगा ना बच्चों, क्योंकि आ रहा है, तो जेड की वैल्यू निकालोगे और यहाँ पे साइन फाई निकालोगे। तो जेड तो निकाल सकते हो 220 डिवाइड बाई रूट अंडर एक्सएल एक्सी का स्क्वायर, तो 220 का स्क्वायर प्लस 220 का स्क्वायर इंटू साइन 45 डिग्री आ रहा है। इसको निकालते हो तो 220 रूट 2 इंटू 1/√2, ये कैंसिल, जो वैल्यू मिल रहा होगा वो 1/2 के बराबर आ रहा होगा। तो जो आई वाटलेस है इसकी वैल्यू 0.5 एम्पियर के बराबर आ रही होगी बच्चों, ठीक है। तो हमने बेसिक देखा कि